नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज बिकरू के रहने वाले विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। अब विपक्ष का सवाल यह है कि विकास के साथ कई राज भी चले गए हैं। विपक्ष के नेता एनकाउंटर पर सीधे सवाल उठा रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि इस एनकाउंटर की आड़ में किन किन लोगों को बचा लिया गया। ये वही विपक्षी नेता हैं जो जेल में विकास के सरेंडर को सरकार की साजिश से जोड़कर देख रहे थे और यह आरोप भी लगा रहे थे कि विकास के साथियों का एनकाउंटर हो गया तो विकास का सरेंडर कैसे हो गया। आरोप तो यह भी था कि विकास को किसके इशारों पर बचाया जा रहा है और वही आज ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि विकास को मारा क्यों गया। इन सवालों के जवाब में शहीदों के परिवार वालों का कहना है कि ऐसे बदमाशों का हश्र यही होना चाहिए जो विकास का हुआ है। लेकिन इसके आगे का एक सवाल यह जरूर है कि विकास ना तो पहला अपराधी था और ना आखिरी है। तो कानपुर के विकास एपिसोड से पुलिस ने, हमने, सरकार ने क्या क्या सबक लिए हैं और यूपी उत्तर इस बात का भी मांग रहा है कि खाकी, खादी और अपराधी के गठजोड़ का खात्मा कब होगा भी या नहीं। बहस आज इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर वाला विकास हो गया खल्लास। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 8 जाबाजों की शहादत का हिसाब पूरा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही अपराध के अध्याय का तो अंत हो गया, लेकिन सियासत के सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। जो विपक्ष पहले विकास के ना पकड़े जाने पर छाती पीट रहा था, वो गैंगस्टर का गेम ओवर होने पर हाय तौबा मचा रहा है। यूपी की सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रही कांग्रेस भी दो हाथ करने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। खाकी का खून करने वाले हिस्ट्री शीटर के हिसाब पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने तो मोस्ट वांटेड के एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की भी शिनाख्त की जा सके। खाकी से लेकर खलनायक तक सियासत के अपने सवाल हैं, जिसके जवाब सरकार को देने हैं और जवाब पुलिस को भी देना है, जो कानपुर वाले क्रिमिनल के इशारों पर कदमताल करती थी। फिलहाल तो अपराध के एक विकास का अंत हो गया, लेकिन खाकी, खादी और अपराधी के गठजोड़ का खात्मा कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत समीर सिंह जी का। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। नृपेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नृपेंद्र सिंह जी का भी बहुत स्वागत। और अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न मैं शुरू करूंगा अभिषेक आपके साथ ही। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एक तरह से सरकार पलटने का जो डर था, राज खुलते तो सरकार पलट जाती, इस तरह का इशारा है उनका एक लाइन के जरिए। आपको लगता है कि विकास सरकार पलटने लायक था या फिर एक सियासी तंज है, जो आपको करना था सो कर रहे हैं? राममोहन जी, क्रिमिनल का अंत में यही हर्ष होता है, चाहे कोई क्रिमिनल हो,
कि वो या तो न्यायिक प्रक्रिया से फांसी पे चढ़ता है, या पुलिस की गोली का शिकार बनता है, या किसी दूसरे क्रिमिनल की आपसी रंजिश में शिकार बनता है। तो जो क्रिमिनल गया वो तो चला गया, उसका एनकाउंटर असली था नकली था ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, इसमें जब जांच होगी तो सामने आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिन दो लोगों का, दो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का उन्होंने नाम लिया एसटीएफ के अपने कबूलनामा में, उस एक क्रिमिनल ने, उनके खिलाफ आज तक जांच क्यों नहीं हुई? महत्वपूर्ण मुद्दा राम मोहन जी साहब यह है कि जिन लोगों को उन्होंने बताया कि साहब ये लोग हमारे मदद करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था, इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर था, जो कि हम लोगों को आज पता लग रहा है, तो उसमें जब जिले की टॉप 10 की लिस्ट बनी, उसमें उसका नाम क्यों नहीं था? उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने जब टॉप 25 की प्रदेश की लिस्ट बनाई, उसमें उसका नाम क्यों नहीं था? सीओ ने 9 चिट्ठियां लिखी, उनका ऑडियो वायरल हुआ, हमने आपने सुना, असली है गलत वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सुनने में आया उसमें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन सबको नजर में रखते हुए शासन को कहीं ना कहीं इतना दबाव महसूस हुआ कि उन्होंने डीआईजी एसटीएफ को हटाया, उन्होंने पूरे थाने की पुलिस बदली, उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया। ये फैक्चुअल डेटा जो सामने आया था कि 24 कॉप्स के टच में था, जो इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट की थी इस पे कि 24 कॉप्स उसके टच में थे। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उन 24 कॉप्स कहीं ऐसा तो नहीं वो छुपे रह जाएंगे, पर्दे के पीछे रह जाएंगे? जो सत्ताधारी उसकी मदद कर रहे थे किसी पार्टी के, मैं ओपनली कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छुपे रह जाएंगे? तो आज ये जो महत्वपूर्ण सवाल, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे सवाल उठ रहे हैं पुलिस के, वो सवाल हमारे आपके लिए आने वाले वक्त के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए रामोहन जी ज्यादा जरूरी हैं उन सबको। और आपने ये सवाल पूछा कि क्या वो इतना बड़ा था? वो अपने आप में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो नाम वो ले सकता था, वो नाम शायद इतने बड़े थे कि सरकारें पलटी जा सकती थी उससे, क्योंकि जनता में आक्रोश आता। बस एक छोटा सा सवाल और है, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास चलूंगा। मुझे लगता है वो नाम अब अभिषेक जी, हमेशा के लिए दफन। अखिलेश यादव जी, और आप दोनों व्यवस्था को समझते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोग उसको आश्रय दे रहे हैं, कुछ बड़े लोगों का उसको संरक्षण था, तब वो इस तरह से पनप सका, तब उसको जाकर मदद मिली। फिर क्या आपकी ये उम्मीद बेमानी नहीं है कि उससे पूछताछ करने अभिषेक मिश्रा तो बैठने वाले नहीं थे, अखिलेश यादव भी नहीं बैठने वाले थे, उससे पूछताछ भी यही पुलिस के लोग करते हैं जो तथाकथित रूप से मिले हुए हैं? तो क्या कौन सा खुलासा आपके सामने आ जाता? इससे बेहतर है कि एनकाउंटर हो गया। नहीं राममोहन जी नहीं, सब नहीं मिले हुए हैं। मैं बिल्कुल इस बात के सख्त वो हूं कि हमारी फोर्स में, चाहे हमारी पुलिस फोर्स की बात हो, इंटेलिजेंस की बात हो, एसटीएफ की बात हो, कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल अफसर हैं, कुछ ऐसे अफसर हैं जो आज भी अपने सही को सही कह करके ईमानदारी के रास्ते पे चल के और फर्ज के राह पे किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर इंटेरोगेशन होता, अगर ये चीज पहुंचती कोर्ट तक, भाई हमारे आपके यहाँ एक प्रशासन है, एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था है। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल कंट्री ब्लाइंड। हमने आपने सबने सुना है, अगर वो ठोक देंगे तो फिर तो ठोकने ठोकाने के चक्कर में पूरा देश ही ठोक जाएगा, पूरी व्यवस्था ही ठोक जाएगी। तो ये तरीका नहीं है। मैं पहली बात आपसे यही कही, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का ना धर्म ना क्रिमिनल की जाति, क्रिमिनल का यही हश्र होना चाहिए, क्रिमिनल का हश्र हुआ, उसमें हम सहमत हैं। लेकिन हमें यह चिंता जरूर है कि जो इसके राज थे, हमने इसलिए पहले भी कहा, आज फिर आपसे कह रहे हैं राममोहन जी, कि इसकी जो सीडीआर है, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, वो पब्लिक आनी चाहिए। अब किसी पार्टी के हो, मैं क्या कहूं, आप बताओ। मैं तो कह रहा हूं, इस पे आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने खुद उठाया कि भाई आखिर यह आदमी उज्जैन तक कैसे पहुंच गया, वो महाकाल परिसर में रहा, कितनी देर तक रहा, कैसे रहा, किसकी शह पे रहा, कहां वो रहा, उसका चेहरा किसी ने कैसे नहीं पहचाना, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कैसे कार्रवाई की। ये माननीय उमा भारती जी स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश, उन्होंने सवाल उठाया जी। तो इसका जवाब तो दिलवा दीजिए, कोई तो तरीका होना चाहिए। 100 टीमें, 15,000 लोग, और उसके बाद वो आदमी निकल गया। मेरी इस व्यवस्था से चिंता है, क्योंकि मेरी आपकी सुरक्षा की भी बात है। बिल्कुल, आखिर इसी पुलिस पे हमारी आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है। ये जो पैटर्न है, क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है? ये आपका सवाल जायज है। अब मैं चलता हूं समीर सिंह जी के पास। समीर सिंह जी, कुछ राजनीतिक सवाल भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार पलटने के डर से गाड़ी पलट गई, और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले की न्यायिक जांच हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो विकास के साथ ही चली गई। वो यूपी से कैसे भागा, फरीदाबाद कैसे पहुंचा, उज्जैन कैसे पहुंच गया, और ये आपकी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती पूछ रही है।
समीर सिंह जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो जी जी हाँ सर बोलिए, अब आ रहा है। पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब प्रश्न कर रही है। दो विषय मैं कहना चाहता हूँ। अभिषेक जी समाजवादी माननीय उमा भारती जी ने किया है, राममोहन जी, उमा भारती जी ने किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की। मैं आ रहा हूँ। पहले आपने कहा है आपकी जवाब दे लूं, फिर उमा भारती जी का भी जवाब दे दूंगा। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे अभिषेक जी, आप बहुत शिद्दत से अपनी बात कह रहे थे, थोड़ा सुन लीजिए, हमारी भी बातों को सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया और उन्होंने कहा कि पहले दिन से हम जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति रखेंगे और किसी को भी अपराध करने का अधिकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज उन्होंने स्थापित किया। जहां तक रही बात दुबे की, दुबे एक अपराधी था, दुबे एक गैंगस्टर था, ये वहां की जनता जानती थी, ये पुलिस भी जानती थी और इसके पहले उसके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हुई, इसके नाते उसके हौसले बढ़े थे। 2007 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 2007 से लेकर 17 तक उसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन एक दिन भी वो जेल नहीं गया, चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो। 2017 में भाजपा की सरकार बनी और वो जेल गया। 1.5 साल बाद वो जमानत करा के बाहर आया और जब लोगों को परेशान करने लगा तो पुनः पुलिस ने छापा मारा और बदले की भावना से उसने गोली चलाई और 8 पुलिसकर्मी मारे गए। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी 5 साल सरकार में रही, अखिलेश यादव जी का आज इंटरव्यू में एक चैनल पर देख रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत अच्छी बात कही एक सिपाही जो मरा है उसके पिता ने कि हमको लग रहा है कि इनके मौसी का लड़का मर गया है, विकास दुबे नहीं मरा। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये उस सिपाही के पिता का वाक्य है जिसने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता है, कन्नौज से सांसद रहे हैं। कन्नौज और कानपुर देहात के बीच की दूरी बहुत नहीं है। जो बिकरू नगर पालिका है, टाउन एरिया है, और जो चौबेपुर थाना है, उसके रास्ते से होके कानपुर से कन्नौज जाते हैं। और अखिलेश यादव जी दुखी 8 सिपाहियों के मरने से नहीं हुए, दुखी हो गए कि दुबे को एसटीएफ लेके आ रही थी, बरसात मौसम था, किन्हीं कारणों से दुर्घटना बस गाड़ी पलट गई। दुबे रामन जी गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बयानी है, चलाई और इतने सीनियर मीडिया का नाम लेके ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने लगातार इस बात पे शोक व्यक्त किया है, गलत बात है। राममोहन जी मेरा निवेदन है, गलत मत इजाजत दीजिए अपने शो पे। किसी पुलिस वाले के घर गए कि अभिषेक जी आपकी पूरी हो गई, मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर आपकी कीजिएगा, प्रश्न करने का अधिकार आपके नेता अखिलेश यादव को भी है, आपको भी सुन लीजिए, या तो आप बोल लीजिए तो मैं बोल दूं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये बहुत ही न्याय की बात कर रहे हैं, जांच की बात, सीडीआर की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके 5 साल की सरकार में जिस प्रकार से गुंडों को आपने जनप्रतिनिधि बनाया, चाहे वो अतीक अहमद रहे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गुंडों का मैं नाम बता सकता हूं जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो अपराधी हैं, जिनको आपके सरकार के समर्थन से और अखिलेश यादव जी की कृपा से माननीय बनने का अवसर मिला। और यही नहीं, विकास दुबे को समर्थन भी आपके समाजवादी पार्टी के मंत्री बेरिया का, आपके समाजवादी पार्टी के विधायक का, आपके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आपकी पार्टी में आपने जिन गुंडों को नेता बनाया था, उनके कृत्य ऐसे हैं कि अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आपके पेट में समीर सिंह जी, लेकिन ये तो 6 दिन से कही जाने वाली ज्यादातर जो बातें आप कह रहे हैं, जो पिछले 6 दिन से कही जा रही हैं, लगभग उसी तरह की बात आप फिर से सुना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण था, उनके नेतृत्व ने सहयोग किया, उनके कार्यकर्ता मदद करते थे। ये वही आरोप हैं जो आप 6 दिन से लगा रहे हैं। नहीं राम जी, आरोप नहीं लगा रहे। 2007 से
2017 तक। ठीक, माननीय अभिषेक मिश्रा मुलायम रिस्पॉन्ड करना मुख्यमंत्री चाहते हैं, रहे, फिर मैं नृपेंद्र जी के पास जाऊंगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, ये एक सेकंड। बताना कि विकास दुबे जी, कितनी बार जेल अभिषेक गया, मिश्रा की बात क्या सुन लीजिए, गिरफ्तारी फिर मैं आ रहा हूं हुई, वापस। आपको मालूम थी? जी जी राममोहन जी, मैं ऑन रिकॉर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चैलेंज के साथ कह रहा हूं और ये एस्टैब्लिश फैक्ट बता रहा हूं कि आज तक कभी भी वो व्यक्ति विकास दुबे या उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ी, ना वो कभी हमारी सदस्य रही। और जो आज यही चीज इनफैक्ट आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी क्लियर की है, उन्होंने भी बात बोली है और मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपके माध्यम से, मैं सिर्फ इनको ही नहीं इनकी पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन में ऑनलाइन सारे एफिडेविट जमा किए जाते हैं, सारे कागजात जमा किए जाते हैं, सारे फॉर्म जमा किए जाते हैं, ये जाएं और इलेक्शन कमीशन पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। मैं नहीं खोज पाऊंगा क्योंकि है नहीं वहां, इसलिए मैं बता रहा हूं इनको अगर मिल सकता हो तो मेरा ओपन चैलेंज है कि ये ला करके दिखा दे तो मैं इनकी बात मान अरे जाऊंगा। वो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसकी मां नहीं, आपने कहा ना आपकी पार्टी से लड़ी है वो। नहीं, आपकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी का नाम भाई लिया, उसकी उसकी मां ने पार्टी। तो ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में। नहीं राममोहन जी, मैं आपकी आपसे पार्टी बात का कर रहा हूं, नाम इनसे लिया। कहिए मैंने इनको हमारे सम्मान किया, पास बीच में अगर नहीं टोका। आप अभी मुझे बात कहने करते दें। हैं, तो मैं आपको ठीक, समीर सिंह जी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से था, अभिषेक जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। नृपेंद्र सिंह जी को अब मैं लेके आता हूं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। गलत है राममोहन जी, उस समय हमने एक दूसरी महिला को चुनाव लड़ाया था वहां पे। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा चैलेंज है इनको, इनकी पूरी पार्टी को। हमने दूसरी महिला को वहां नृपेंद्र जी, चुनाव लड़ाया। ठीक, बोलिए नृपेंद्र जी। जी, पहले इनको शांत कराइए, क्योंकि तू मैं से बहस से कोई निष्कर्ष नहीं कर सकता है। जी जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। राममोहन जी, हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहस का विषय ये नहीं है कि विकास दुबे मारा गया, एनकाउंटर किया गया। बहस का विषय ये है कि विकास दुबे के जब वो गिरफ्त में आ चुका था तो उसके द्वारा हम उस पूरे एक नेटवर्क को पकड़ सकते थे, उस नेटवर्क को हम तफ्तीश कर सकते थे, जिससे कि विकास दुबे जैसे आतंकवादियों का जो प्रश्रय स्थल है, हम उस पूरे चैनल को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। यह बहस का विषय है ही नहीं कि विकास दुबे मारा गया, क्योंकि क्रिमिनल है, अपराधी है और अपराधी का हश्र जो होना चाहिए वही हुआ। दुख इस बात का है कि यह प्रक्रिया अगर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अगर अपनाया गया होता तो ऐसे में हम उस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और वह नेटवर्क चाहे पुलिस प्रशासन में रहा हो, चाहे वह हमारी राजनीतिक सत्ता के संरक्षण में रहा हो, हम उस पूरे चैनल को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और दूसरी बात कि आखिर विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो जितने बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जिसका जवाब भी देना होगा, तो हमारी यह मांग है कि इस पूरे हत्याकांड के जब तक कि कानून अदालत किसी को मुजरिम न तय करे, पुलिस को किसी को भी मारने का हक नहीं है, क्योंकि यह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो हमारी यह मांग है कि यह पूरी प्रक्रिया जो हुई है, जो फर्जी फेक एनकाउंटर हुआ है, यह इसकी जांच हो और जो विकास दुबे के जो कॉल डिटेल्स हैं, उनके पूरे कॉल डिटेल्स को निष्पक्ष आयोग बैठा करके जांच की जाए और उसकी पूरी तफ्तीश की जाए, जिससे कि वह पूरा का पूरा जो नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व था सत्ता पक्ष के द्वारा, ठीक, पुलिस आप प्रशासन मानवाधिकार में की बात कर रहे हैं, चीजें आज पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन कल आप किस तरीके से अनिल श्रीवास्तव बैठे थे कांग्रेस पार्टी से और वो कह रहे थे कि सरेंडर कैसे हो गया, इसका तो एनकाउंटर होना चाहिए था। बाकी साथियों का एनकाउंटर हुआ, इसको सरेंडर करा लिया, ये बीजेपी वालों की साजिश है। बीजेपी की सरकार एमपी में है, इसलिए वो मिले हुए हैं उज्जैन में, सरेंडर कराया था कि सरेंडर नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ सरेंडर कराने में भी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के द्वारा या कहीं न कहीं उसमें एक चालाकी की गई है। विश्वास में लेकर के अपराधी को सरेंडर कराना, फिर उसका एनकाउंटर करना, यह तो चीजें समझी जा सकती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अपराधी का जो अंतिम हश्र है वह यही है। क्योंकि जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा हो, निश्चित रूप से उसका हश्र यही होना चाहिए। बस हमारी यह मांग है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके कॉल डिटेल्स को निकाल करके जो भी अपराधी इसमें हैं, जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधियों का संरक्षण देकर के उन्हें पाला पोसा। अनिल भारद्वाज जी के पास में चलता हूं, फिर वापस आऊंगा आपके पास। स्वार्थों को अनिल भारद्वाज जी, ये बार-बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे राज, बहुत सारे खुलासे विकास कर सकता था, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि 60 केस थे उसके खिलाफ,
2001 से लेकर वो अपराध की दुनिया में था और 2020 तक जो खुलासे पुलिस नहीं करवा पाई उससे, वो कौन से खुलासों का इंतजार कर रहे थे और कितने साल? और क्या ये उसी प्रक्रिया में वापस ले जाने की बात थी कि फिर जाइए न्यायिक प्रक्रिया में, फिर से आप फंसिए, फिर जमानत लीजिए और फिर से आतंक मचाइए? देखिए, अब तक जितने भी बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं, जो जेलों में हैं, आज तक कौन सा राज उगल दिए, कितने लोग पकड़े गए उनके राज उगलने से, तो ये तो दिल बहलाने की बात है। अब देखिए, दो तरीके की बात हो रही है और ये एनकाउंटर की परिभाषा अपने तरीके से की जा रही है, हर पार्टी अपने तरीके से कर रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बदमाश का एनकाउंटर हुआ, मैं समझता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर बदमाश के लिहाज से देखा जाए, वो बहुत बड़ा अपराधी था, उसका एनकाउंटर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तमाम एनकाउंटर होते हैं। तो सामाजिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत सही काम हुआ है, लेकिन कानूनी लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से गलत काम हुआ है। यानी कानून का कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है। और लेकिन जो सियासी दल हैं वो देखिए अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, अपने लाभ गहान को देखते हुए परिभाषित कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी चीजें की जा रही हैं, ये बड़ी असुविधाजनक बात है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा, काम करना चाहिए। इसको ब्राह्मण और ठाकुर बनाम और पता नहीं क्या क्या जातिवाद की जोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई बदमाश है, वो चाहे 8 को मारा हो, चाहे 2 को मारा हो, 1 को मारा हो। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं, जो संगठन है या जो जाति के आधार पर अपना जिले में ही नाम चलाना चाहते हैं, वो भी एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसकी जाति, धर्म, जाने कौन कौन से चश्मों से देखते हैं। ये भी सही कह रहे हैं। सब लोग अपनी तरीके से अपना फायदा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा, इनकी नजर में संविधान और व्यवस्था माने कुछ नहीं है। नहीं तो संविधान और व्यवस्थाएं जो आप बात कर रहे हैं नृपेंद्र जी, जो आप आदर्श की बात कर रहे हैं, जो आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, उसका जवाब पुलिस को कोर्ट में देना है और पुलिस उसका कोर्ट में जवाब देगी। आपको भी अगर एनकाउंटर पर सीधी आपत्ति है, आप भी कोर्ट में याचिका डाल दीजिए और उसका जवाब पुलिस देगी। अगर उन लोगों ने गलत किया है, अगर पुलिस के जवानों ने गलत किया है और जानबूझ के मार दिया, तो मैं उस उत्तरदायी होंगे वो लोग जिसको वो छोड़ रहे हैं। मैं बड़ी बात पे बात कर रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं, उस अनुपस्थित, मैं इससे बड़ी बात पे बात कर रहा हूं, जो कि अगर वो लोग उत्तरदायी हैं, इसके उन्होंने गलत तरीके से गोली मार दी, तो पुलिस के जवान उस पर जवाब देंगे। जो अधिकारी उस गाड़ी में होंगे या उनका नेतृत्व करते हैं, जो लीडर होंगे उनके, वो उसका जवाब देंगे और अदालत में यह तय हो जाएगा कि एनकाउंटर फेक था, जो बातें सही परिस्थितियों में हुआ। कुछ बातों को छोड़कर अपनी सुविधा अनुसार जो बातें कही जा रही हैं, ये गलत है। ठीक, अब इसमें अभिषेक की बात में सुन लूं। इसके बाद हमारे साथ अशोक कुमार धर साहब जुड़ गए हैं। अशोक कुमार द्विवेदी जी, पूर्व डीजी, उनके पास मैं जरूर चलूंगा, लेकिन अभिषेक कुछ पॉइंट रख रहे थे। अभिषेक बोलिए आप। राममोहन जी, मैंने पहले भी कहा कि क्रिमिनल का अंत में यही हश्र होना है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कुछ साथियों के लिए है, उसका साफ हो जाएगा जैसा भी आपने कहा। जो बाकी सवाल मैंने पूछे, जैसे एसटीएफ के सामने एक कबूलनामा आया जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लिया गया, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई एफआईआर नहीं, आज तक नहीं। वो कब होगी? उसमें 24 कॉप्स का नाम आया, 24 पुलिस वालों का नाम आया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं, कोई एफआईआर, कोई पहचान, कोई पूछ, वो कब होगी? इसी तरीके से एक और बात राममोहन जी बार बार कही जा रही है, अभिषेक जी, बहुत पिछली सरकारें ऐसी इसमें विनय तिवारी सुधार दिया है। बीट इंचार्ज के शर्मा, इनके खिलाफ मेरी जानकारी में एफआईआर हुई है, आप चाहें तो खंडन कर सकते हैं। विनय तिवारी के खिलाफ एफआईआर है, के शर्मा के खिलाफ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे भी जानकारी है 2 की 24 नाम आए थे, जो 24, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल उनकी भी आगे जांच होनी चाहिए। इन 2 के नाम है, 24 नाम आए। दूसरी बात मैं ये भी अभिषेक जी आपसे समझना चाहता हूं, आप क्योंकि साफ साफ बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई लोकल नेता है, अगर किसी पुलिस वाले से उसने 1-2 दफा बात की, हाँ कॉकस है, उसने पुलिस वाले ने मदद की, जैसे विनय तिवारी और के शर्मा पे आरोप है, तो एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कॉल डिटेल में किसी भी पुलिस वाले का, समझ लीजिए जिस थाने में आप रहते हैं, अगर उसका कॉल डिटेल है, तो क्या वो एफआईआर का हकदार है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं।
कि आप जो 24-55 तो मेरी जानकारी के मुताबिक लाइन अटैच कर दिए गए, हटा दिए गए 24 राममोहन जी, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है राममोहन जी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर जानकारी आ जाएगी, जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड की हमने रिक्वेस्ट करी है ना, हमें भाई कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देने में, अगर मान लीजिए हफ्ते में एक बार किसी से बात हुई है जी, महीने में 2 बार हुई है और पुलिस की बात हुई है, कोई बात नहीं, पुलिस अपना फोन कर सकती है। लेकिन अगर उसकी मान लीजिए हफ्ते में 20 बार बात हो रही है, बिल्कुल, तो जरूर कहीं ना कहीं शक गहरा होता है, तो उसकी जांच हो जाए, यकीन होना चाहिए। फिर तो अगर 20 बार हो रही तो एफआईआर भी होनी चाहिए, हम तो ये बात और पूरी ताकत से उससे पूछताछ होनी चाहिए कि साहब 20 बार आप क्या बात करते थे। बिल्कुल, आप ये पॉइंट वैलिड कर रहे हैं। अशोक कुमार धर साहब, एग्जैक्टली यही बात, यही हम कह रहे हैं, उसकी कॉल डिटेल पब्लिक कर दीजिए, जांच होनी चाहिए, नाम पब्लिक है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। अशोक 2 विधायकों के नाम है, उनके जी के पास में चल रहा हूं। अशोक जी, आपको इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल कितने जायज लगते हैं? ठीक, क्या जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनाई है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हुए, विकास का सबसे आखिर में हुआ, क्या यह अपराधियों में डर बनाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था आपको लगती है? अशोक जी, अशोक जी सुन रहे हैं आप हमें? लगता है द्विवेदी जी तक बात नहीं जा रही है, उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं फिर आता हूं अनिल भारद्वाज जी, ये प्रक्रिया ठीक है क्या पुलिस की? ये व्यवस्था ठीक है क्या? क्या आपको किसी को सरेंडर कराना है या किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके पहले 3-4 साथियों का एनकाउंटर कीजिए, फिर उसका एनकाउंटर कीजिए? ये डर बनाने की व्यवस्था ठीक है क्या? देखिए, अगर अपराधियों में खौफ पैदा हो सरकार का, सरकार हमेशा या शासन जो होता है वो हनक धमक और इकबाल से ही चलता है और डर के नहीं चलता है। लेकिन जो आज हुआ है, इसके पहले जो एनकाउंटर हुए हैं, जाहिर सी बात है कहानी सबको मालूम है कैसे होता है। वो हर सरकारों में इस प्रकार से चीज़ें होती है, कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। इसमें थोड़ा नया है कि टैक्सी पलट गई, तो इसलिए जो है तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि कहाँ क्या बताया जाए किस तरीके से हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें पुलिस कानूनी लिहाज से कटघरे में खड़ी है, लेकिन सामाजिक लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से आम आदमी जो उनके आसपास का होगा, जो इससे पीड़ित हैं, उन लोगों को काफ़ी राहत मिली होगी। जी, और दूसरी जिस बात पे अभिषेक बार बार कह रहे हैं कि जो एंगल हैं इन पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए, वो चाहे 24 पुलिस वालों के नाम का जिक्र हो या बीजेपी के विधायकों का नाम लिया गया, हालांकि वो 2017 का वीडियो था, एसटीएफ की अब की पूछताछ नहीं, लेकिन 17 का वीडियो है, तो क्या उस आधार पर जांच बैठ सकती है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जांच तो वैसे भी बैठाई जाती है। जांच तो एक होती है कि एनकाउंटर के बाद एक प्रक्रिया है कि उसकी जांच कराई जाती है, मजिस्ट्रेटी जांच होती है। लेकिन अब विपक्ष की मांग है, अगर सरकार चाहे तो बड़े स्तर पर जांच करा सकती है। और मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को दे जो निष्पक्षता की बात करता हो, या विपक्ष को भी लगे कि हाँ ये सरकार, ये जो जांच करने वाले हैं वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे, तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए ही फायदेमंद होगा। आलोचना से बचेगी सरकार। ठीक, तो सरकार ने जो काम किया है उसकी जो बयान, चाहे बड़ाई हो रही है और चाहे बुराई हो रही है, वो दोनों से बचेगी। ठीक, समीर सिंह जी, एक परसेप्शन तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने की कोशिश की कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो फिर किसी भी सीमा तक जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस उसका जवाब देगी और उस अंदाज में देगी जैसे वो अपराध करता है। सवाल इसके अलावा एक ये भी है कि क्या अपने लोगों की वजह से थोड़ा सा कुछ मोर्चों पे माइल्ड भी होते हैं, कुछ अधिकारियों पे भी आरोप लगे, उन अधिकारियों को सिर्फ उनकी पोजीशन से इधर उधर किया गया, क्या उनके खिलाफ सख्त जांच की जरूरत नहीं है? क्या विनय तिवारी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसके आगे की जांच की जरूरत नहीं है कि विनय तिवारी अगर अपनी पोजीशन पे बना हुआ था तो कौन से अधिकारियों का हाथ था? देखिए राम जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने और इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि 2017 में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेके आज 2020 तक के उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थिति देख लीजिए। और 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की स्थिति देख लीजिए। हजरतगंज थाने के अंदर हजरतगंज चौराहे पे एक डीएसपी को एक समाजवादी पार्टी का नेता अपने बोनट पर बांध के घुमाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। थानों के अंदर दरोगा की हत्या होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ। प्रतापगढ़ के अंदर जियाउल हक सीओ की हत्या हुई और समाजवादी पार्टी के सरकार के मंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती है। फूलन देवी जैसे दुर्दांत अपराधी को नेता बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और अभिषेक जी आज कॉल डिटेल की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे 5 साल के समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने किस घटना की कॉल डिटेल निकाल के समाज के अंदर रखा और उन्होंने कोई उदाहरण दिया? हाँ, जांच हो रही है, जांच होगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैंने पहले नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा, यह कोई जवाब नहीं हुआ। नहीं, मैंने यह कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप सत्ता में राममोहन जी, यह कोई जवाब नहीं हुआ। बात सुन लो, उन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, आज आप सरकार में है। राममोहन जी, मुझे जवाब देने का मौका दें। जांच हो रही है, जांच नहीं होती, फलाने यह नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा, यह कोई जवाब नहीं है। 2 जवानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आप ही की सरकार में बलिया में नहीं, सपा ने लगातार किया। किस विधायक मंत्री का उसमें हाथ था? बताए ना, ये बता दें किस मंत्री का हाथ था। इसी भाजपा की सरकार में बलिया में मंजरी राय जैसी एक महिला पीसीएस अधिकारी की हत्या की गई है, कार्रवाई हो रही है, कि भाजपा के ही नेताओं का नाम आ रहा है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक, राममोहन जी, ठीक। अभिषेक मिश्रा जी, छोटे में आप ये समझिए, समीर सिंह जी कह रहे हैं कि अभी जांच किसी की बंद नहीं हुई है, जांच तो प्रक्रिया में है। आज सिर्फ एक एनकाउंटर हुआ है, अभी से इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ जांच नहीं हो रही, कोई किसी को छोड़ दिया जाएगा? राममोहन जी, हेलो। राममोहन जी, मैंने तो प्रक्रिया पे सिस्टमैटिक सवाल उठाए। आपने देखा होगा 3 जून को डीजीपी ने, इन्हीं की सरकार में जो इस समय आज भी डीजी हैं, वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और क्रिमिनल भी हमले कर रहे हैं और सरकार में जनता भी हमला कर रही है, और इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने ये निर्देश दिया कि अपने अपने जिलों में लगातार कार्रवाई करके जो भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके ऊपर एनएसए लगाइए, गैंगस्टर लगाइए या गुंडा एक्ट लगाइए। तीनों उनकी चिट्ठी में वर्बेटिम आपको बता रहा हूं। आज मुझे इस बात का जवाब दे, इनके जो एसएसपी थे उन्होंने क्यों नहीं उस पर लगाया? क्या एक दरोगा विकास दुबे को पैदा कर सकता है? क्या एक दरोगा ही बचा रहा था उसको, जो किसको आज जेल में भेज दिया आपने? अरे जो लोग बड़े लोग हैं, जो ये तो बहुत छोटे, जिसे कहते हैं छोटी फिश थी, जेल में रहा 1.5 साल से ऊपर, 2 साल तक वो जेल में रहा हमारी सरकार में। आप 5 साल इनसे कहिए, राममोहन जी, समीर जी एक सेकंड, राममोहन जी, इनसे कहिए प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए इनकी भाषा में जवाब नहीं दे सकता मैं, वरना इनकी भाषा का बहुत अच्छा जवाब देना जानता हूँ। एक सेकंड समीर सिंह, एक सेकंड समीर सिंह। राममोहन जी, समीर जी, राममोहन जी, इसमें आपको इंटरवीन करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड समीर सिंह जी, इसमें आपको इंटरवीन करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं समीर सिंह जी। उसके पास राममोहन जी, इनको म्यूट करिए, इनको शांत करिए, ये गलत बात है। उनकी बात राममोहन जी, हम लोग बराबर समय देने की कोशिश करता हूँ सभी को। सवाल मरेंगे नहीं। अरे आप झूठ बोल रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल राममोहन जी, एक सेकंड, जितनी देर इन्होंने बोला, जितनी देर इन्होंने बोला, मैंने जवाब नहीं दिया। सारे प्रश्नों का वजूद बना हुआ। समीर सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वाली बात एक एक करके, और आप बता रहे हो कि इसका एक एक करके दोनों की बात सामने आएगी, दोनों का पक्ष रखा जाएगा। इनसे कहिए इनको म्यूट कर दें, उसके बाद मैं पूरी बात सुनूंगा। जी राममोहन जी, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग बहुत मर्यादा के साथ बोलते हैं, तो मैं इनसे भी उसी मर्यादा की अपील करता हूं। इनकी भाषा तक मैं गिर के नहीं बोल सकता, मेरी अपना तरीका, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं। इन्होंने बताया ना, बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा, अगर आप मुझको इजाजत दें। जी, मैं जो सच्चाई है, जो भारत सरकार का डेटा है, मैं अपने घर से नहीं बना रहा डेटा, आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा डेटा, अभी 1 मिनट के अंदर भेज सकता हूं आपको। जी,
ऑन लाइव कहेंगे, लाइव भेज दूंगा आपको। ठीक। आप एक चीज हमको भाई मैं इनसे कहिए, जी बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। इनके लेवल पर मैं जवाब नहीं दूंगा। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा इनके लेवल पे नहीं गिर सकते, इनसे कहीं चुप हो जाएं। मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा दे रहा हूं समीर जी, जो कि भारत सरकार, जिसके आज गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब हैं, उन्होंने डेटा दिया उत्तर प्रदेश का। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सिर्फ उस डेटा को। अगर ये इसको झुटलाना चाहे तो झुटला दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ डेटा बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है क्राइम अगेंस्ट विमेन में। आज तक का रिकॉर्ड है, जो 2018 के एंड तक का रिकॉर्ड है जो भारत सरकार ने दिया, उसके बाद का दिया नहीं, इसलिए लेटेस्ट डेटा जो है वो बता रहा हूं आपको। लगभग 60,000 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो कि कभी इससे पहले नहीं हुए, जो कि पिछले साल में अगर आप एक साल पहले की बात करेंगे तो उससे लगभग 7 से 8% का इंक्रीज है। गैंग रेप्स में और हाईएस्ट नंबर, और रेप्स में सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री इस देश में। डाउरी डेथ्स में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन में एक रिकॉर्ड उछाल आई है 2017-18 के बीच में। एल्डरली के मर्डर्स में पुराने जमानों से उछाल आई है। मर्डर्स के केस में 4,324 केसेस, जो कि एक नया रिकॉर्ड बनाया योगी सरकार ने, जितना कभी मर्डर नहीं। अभी कोई अगर ये कह देंगे कि मर्डर पहले नहीं छुपा देते थे लोग, तो ये कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। मर्डर आप भी जानते हैं आज की तारीख में जो है, मीडिया इतनी सजग है, आप लोग इतना ताकतवर हैं, इतना अवेयर हैं कि आप छुपाने नहीं देंगे किसी को, चाहे किसी सरकार, चाहे इनकी हो या मेरी रही हो। तो ये चीजें, ये डेटा कह रहा है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। आप कहें तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूं, तो इसका जवाब देंगे नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें और ये कहना जो भाषा है। समीर जी, राममोहन जी, मेरा निवेदन है, इनसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो ठीक करें। ठीक, समीर जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले अशोक कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास ऑडियो नहीं जा रहा था। अशोक जी, क्या ये प्रक्रिया, क्या व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अपनाई है पिछले 7 दिन से, इसके पक्षधर आप हैं? इसी तरीके से इकबाल बुलंद होगा पुलिस का? देखिए, ये जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पुलिस इस जघन्य अपराध की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया सीआरपीसी में निर्धारित है। उसी प्रक्रिया के अनुसार पुलिस को विवेचना करनी पड़ती है। विवेचना के क्रम में अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन एक के बाद एक कई एनकाउंटर, ये सिर्फ घटना माना जाए? नहीं, ये संयोग है, ऐसा हो जाता है। ये छोटी मोटी घटना नहीं हुई है। 8 पुलिसकर्मियों की जघन्य हत्या हुई है, और इसमें काफी लोग, काफी संख्या में लोग इन्वॉल्व थे, काफी बंदूकें थी, काफी फायरिंग हुए। ये छोटी घटना नहीं है, इसमें ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी बहुत सारे ढेर सारे लोगों को पकड़ा जाना है तफ्तीश में। तफ्तीश का बहुत सारा काम अभी रह गया है अशोक जी। लेकिन इसमें यह प्रश्न है कि ये जो मॉडल है अपराधियों के खिलाफ जब लागू होता है तब तो समझ में आता है जनता को, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होगा इस मॉडल का, इसकी क्या गारंटी लें? मैं आपसे 100% सहमत हूं कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और किसी भी मामले में दुरुपयोग अगर होता है तो वो गलत है। अब रही बात, आपने पूछा इसकी क्या गारंटी है, इसकी गारंटी संबंधित अधिकारियों को, प्रदेश की पुलिस को, लोगों को देना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने अच्छे काम के माध्यम से। अच्छा काम करेंगे पुलिस के लोग, चाहे थाने के हों, चाहे जनपद स्तरीय अधिकारी हो या ऊपर के अधिकारी हो, लोगों को विश्वास धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, अब मैं चलता हूं समीर सिंह जी। कानून व्यवस्था को लेकर अभिषेक मिश्रा आपसे सवाल पूछ रहे थे, और दूसरा यह है कि इस पुलिस व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि यह अगर बड़ा हादसा हो गया, एक रेड 8 पुलिस वालों की मौत में तब्दील हो गई, उनकी शहादत में तब्दील हो गई, तो इसमें पुलिस व्यवस्था की बड़ी खामी है। वहां से मुखबिरी हुई, वहां से जानकारी दी गई, और 3 थानों की फोर्स वो आपने सूली पे चढ़ा दी एक तरह से। देखिए अभिषेक राज जी, पहले तो मैं अभिषेक जी का जवाब दे दूं। अभिषेक जी जो उदाहरण दे रहे थे उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एफआईआर दर्ज हो रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं होते। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और मैं अभिषेक जी को एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो कहेंगे तो उनके मेल पर उनको दे के मैं स्पष्ट कर दूंगा, और उनको मैं चैलेंज करता हूँ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेके अब तक जी। और 2017 से पहले के अपराध के आंकड़े आप मेरी आवाज आ रही है क्या? देख लीजिए, अपराध के आंकड़े घटे हैं,
2017 से निरंतर 20 तक उत्तर प्रदेश में अपराध घटा है, चाहे वो हत्या का रहा हो, चाहे लूट एनसीआरबी का डेटा है, ठीक, एनसीआरबी का डेटा बढ़े हैं, एनसीआरबी का डाटा पूरे देश। आप अभी एनसीआरबी की वेबसाइट खोल लीजिए राममोहन जी, हमारे पास समय नहीं है। मैं माफी चाहता हूं मेहमानों से कि ये बात पूरी नहीं हो पाई एनसीआरबी वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात एक परसेप्शन की है, एक सोच की है कि जनता आपकी सरकार की तरफ क्या सोचती है। आसपास क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि घटता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस चौकी में उसकी सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, पुलिस का व्यवहार कैसा है, ये बहुत हद तक सरकार का परसेप्शन बनाने का भी काम करता है। इस पर अगर काम हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बहुत ताकत के साथ काम करने की जरूरत सरकार के लिए है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।